छुप छुप के एहतमा में सफर का पता चला, जब वो मर गया तब उसके हुनर का पता चला, जब एक एक धूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बहार को मेरे घर का पता चला। इसी फिलॉसफी के ऊपर आज के इस नए रोमांटिक पोएट को, पीवी शैली को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, जिस तरीके से आप इसको कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, अपने नोट्स को तैयार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आज रोमांटिक एज के जिस सबसे अच्छे कवि को, मुझे जो बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद है, ये इसकी पूरी जीवनी को न सिर्फ हम लोग कवर करेंगे बल्कि इसके कुछ फेमस वर्क को भी इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार, जिससे आपको समझ के साथ साथ मजा भी आने का प्रयास हो। अब अभी जो 4 पंक्तियों से मैंने ये बात शुरू की है, शैली को शुरू करने के पहले बस 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक लाइन बोलता हूं, जो लेमेंट के नाम से एक पोयम इन्होंने लिखा था। हालांकि एक्चुअल वर्क में लेमेंट नाम नहीं है, ओ लाइफ ओ वर्ल्ड ओ टाइम के नाम से वो पोयम मिलेगा इनके कलेक्शन ऑफ वर्क्स में। उसमें हैरियट वेस्टब्रुक के मौत को मॉर्न करते हैं, और चूंकि ही वाज आल्सो सफर्ड फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एंड ही वाज एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, इसलिए जब वो बिलाप करते हैं, रोते हैं, दोनों को कोरिलेट करते हैं। हैरियट वेस्टब्रुक के मौत का जिम्मेदार वो स्वयं को मानते हैं, और फिर अपने बीमारी के लास्ट स्टेज पे है, दोनों को मिक्स करके जिस पोयम को वो लिखते हैं, इसीलिए वो 4 पंक्तियां मुझे आपके बीच में रखना पड़ा। हम लोग इसके ऊपर आ रहे हैं। आइए, पीवी शैली जिसे आप जानते हैं रोमांटिक पोएट के रूप में, आप सभी को पता होगा 1792 और 1822 ये है इनका लाइफ स्पान। 1792 फील्ड प्लेस लंदन में ससेक्स डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त को, और 1792 में जन्म लेने के बाद 1822 में जब ये मरते हैं तो इनका टोटल जो लाइफ स्पान है मात्र 30 साल है। लेकिन 30 साल के छोटे से उम्र में पोएटिक जीनियस के द्वारा अंग्रेजी साहित्य को जिस तरीके से इन्होंने झकझोरा है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। 4 अगस्त 1792 फील्ड प्लेस, जैसा कि आप जानते ही हैं, और 8 जुलाई नोट कर सकते हैं आप, पूछता है 4 अगस्त 1792 और 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ कैसे होती है? डेथ इनकी होती है एरियल नाम के एक, अभी आगे एक पोयम में इसको कोरिलेट करेंगे, देखिएगा वो चीजें भूलेंगे भी नहीं आपको। एरियल नाम का एक शिप होता है और वो डूब जाता है, डूबने के कारण इनकी डेथ होती है स्पेजिया नाम के जगह पे, और इटालियन कोस्ट होता है वो जहां पे इनकी शिप डूबती है। कब? 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके फादर का नाम टिमोथी शैली, फादर, और इनके मदर का नाम एलिजाबेथ। टिमोथी शैली, एक बात और, टिमोथी शैली जो थे वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एमपी थे, बहुत ही प्रेस्टिजियस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। टिमोथी शैली के बाद इनकी जो मदर का नाम है वह है एलिजाबेथ। अभी आप पीछे के वीडियो में भी देखे थे, कई सारे राइटर्स हैं जिनके मदर्स का नाम एलिजाबेथ आ रहा है, जैसे चार्ल्स लैम्ब की मां का नाम एलिजाबेथ फील्ड था, शी वाज द डॉटर ऑफ फील्ड। चीजों को जब मिक्स करके कोरिलेट करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। एलिजाबेथ यहां पे नोट कर सकते हैं आप, ठीक। फादर एंड मदर के बाद इनका बर्थ के बाद एजुकेशन पे जब आप आएंगे, एजुकेशन, इनकी शिक्षा प्रारंभ में तो इनके फादर ने इनको घर पे ही लिखाने पढ़ाने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में इन्हें ईटॉन कॉलेज में दाखिला मिला। ओके, और यहां की जो सबसे फेमस चीज थी, इन्हें मैड शैली कहा गया। मैड शैली, क्विक टेम्पर वाले थे, सीनियर्स की बातों की अवहेलना करते थे, इसलिए वहां पे जो हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे थे इनको एक निक नेम दे दिया और कहने लगे कि ही इज नोन एज मैड शैली। हमेशा से गुस्सा आ जाते थे, क्विक टेम्पर थे। अब 1800, अब इनके वर्क्स की तरफ हम लोग चलेंगे। मेजर वर्क्स इनके जो है, इनका जो पहला ही वर्क है 1810, एज देखिएगा और इस हिसाब से देखिए
केवल 10 और 18 वर्ष की एज में इनका जो पहला गोथिक नॉवेल है, गोथिक नॉवेल एक तरीके से ऐसा नॉवेल है जो सस्पेंस, थ्रिल, मर्डर, हॉरर, घोस्ट इन सब सारी चीजों से जुड़ा हुआ होता था, जस्ट्रोजी के नाम से आता है। जस्ट्रोजी के नाम से इनका पहला वर्क आता है। अब डेट वाइज जैसे जैसे आप बढ़िएगा आपको याद करना आसान हो जाएगा, और एक बार केवल याद होगा तो फिर वो भूलने वाला भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 1811 1800, अब 1810 में सबसे पहले इनका जो वर्क आता है जस्ट्रोजी के नाम से। इसके बाद में 1811 इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण डेट है, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। बिल्कुल इसे नोट करिएगा, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। और इस पे एक छोटी सी कहानी भी है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म जब ये लिखे एटेन कॉलेज के अंदर, तो इनको वहां से एक्सपेल्ड, निकाल दिया गया। इनको और इनके एक मित्र थॉमस हाग को, दोनों लोगों को ये एक पंपलेट लिखे, कब लिखे? 1811 में, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। एंड फॉर दिस कोलैबोरेटेड वर्क पीवी शेली एंड थॉमस हाग हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द ईटन कॉलेज। इनको वहां से निकाल दिया गया। कब निकाला गया? 1811 में। ये निश्चित रूप से याद करिएगा, पूछता है। अब 1810 में जस्ट्रोजी पहला वर्क के रूप में आएगा। हालांकि इस पे आप ये निश्चित रूप से तैयार करेंगे कि जो पहला वर्क है इनका वो नॉवेल के रूप में कंसीडर है, गॉथिक नॉवेल के रूप में कंसीडर है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि पीबी शेली को हम हमेशा से रोमांटिक पोएट्स के रूप में जानते हैं, कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पहला ही वर्क है इनका वो गॉथिक नॉवेल के रूप में आया है। 1811 के बाद जो इनका मेजर वर्क है वो है क्वीन मॉब। क्वीन मॉब जो थी वो एक फेयरी थी, एक परी थी, ठीक है ना। क्वीन मॉब से रिलेटेड अब डेट वाइज हिसाब से चलेंगे आप, 1810, 1811, 1813। क्वीन मॉब जो था वो 9 कैंटोज में और 17 नोट्स में बटा था। याद करिएगा आप, कैंटोज और 17 नोट्स, ठीक है। 9 कैंटोज में बटा हुआ था, 9 कैंटोज याद करिएगा। कौन सा? क्वीन मॉब। कब लिखे थे ये? 1813 में। और 17 नोट्स है उसमें। नोट्स का मतलब स्पेशल कमेंट्स, स्पेशल फीचर्स है उससे रिलेटेड। तो 1813 में इनका ये वर्क आता है। इसके बाद 1813 के बाद 14-15 नहीं है, सीधे 16 आता है अलास्टर। क्या आता है? अलास्टर, या इसको कहते हैं द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अब ध्यान दीजिएगा, अलास्टर जो वर्क है वह एक रोमन वर्ड से इंस्पायर है जिसका मीन्स होता है इविल जीनियस। इविल जीनियस। इसका एक दोस्त है थॉमस लव पीकॉक। थॉमस लव पीकॉक, इसी आदमी ने ये टाइटल सजेस्ट किया था कि इस वर्क का नाम जो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड है, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेली। ध्यान रखिएगा, इसी वर्क को, अलास्टर को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीबी शेली। एंड द टाइटल हैज बीन सजेस्टेड बाय थॉमस लव पीकॉक। एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें आपको याद करना पड़ेगा, अलास्टर का जो रियल मीनिंग है, रोमन वर्ड है, इसका जो रियल मीनिंग है वो है इविल जीनियस। सबसे महत्वपूर्ण चीज, यही वो वर्क है अलास्टर या द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, यही वो वर्क है जिस पोयम में पहली बार दुनिया को शेली के पोएटिक जीनियस के बारे में पता चलता है कि हाँ इसके अंदर भी कुछ है, ठीक। दिस वर्क हैज प्रेजेंटेड एज द पोएटिक जीनियस ऑफ पीबी शेली थ्रू आउट होल इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य में पहली बार इसे माना जाता है कि हाँ इसके अंदर पोएटिक जीनियस है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें और आप याद कर लीजिएगा, पूछता है अलास्टर में जो स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, इसमें शांति की तलाश करने के लिए शेली स्वयं दुनिया की यात्रा करता है। और उस दुनिया की यात्रा में कहां जाता है? वो जेरूशलम जाता है, ठीक है। जेरूशलम
बेबीलोन, और यात्रा करते करते ये कश्मीर भी आता है। विद द हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन, ही एक्चुअली वाज नॉट गोइंग टू ट्रेवल थ्रू आउट द होल कंट्री, बट जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। अपने माइंड से इस पोयम में ये पूछ सकता है। जेरूसलम जाते हैं, बेबीलोन जाते हैं, एथेंस का भी जिक्र इसमें आता है। ओके, तो इस वर्क से, एलास्टर से, 1816 में एलास्टर, जो रोमन वर्ड है जिसका टाइटल इसने सजेस्ट किया था, जिसकी एक्चुअल टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, जिसे हम लोग स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ शेली के भी नाम से जानते हैं। और इस एलास्टर का रियल मीनिंग इंग्लिश में है इविल जीनियस, और इसमें यात्रा दिखाया गया है शेली का, जो सॉलिट्यूड, शांति की तलाश में पूरी दुनिया में भटकता है। और इस पे इन 4 जगहों का भी जिक्र आता है, जेरूसलम, बेबीलोन, एथेंस और कश्मीर। इतना सब कर लेने के बाद डेट वाइज 10, 11, 13, 16 के बाद 1817 1817 है लोन एंड किथना। ठीक, 1817 लोन एंड कितना। लेकिन अब इस वर्क्स के बाद इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको यह भी चाहिए कि इसी बीच में इनके जीवन में कुछ और परिवर्तन आता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, 1816-17 इसी बीच में हम मेंशन कर दे रहे हैं, आप अपना नोट्स अपने हिसाब से बनाते ही होंगे निश्चित रूप से। ये 1817 के पहले एक घटना घटती है 1816, इसमें नाम आएगा हैरियट, इसका हैरियट वेस्टब्रुक। इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इसका संबंध आगे आने वाले वर्क से है। हैरियट वेस्टब्रुक जो इनकी पहली वाइफ है, पहली का मतलब सीरीज अभी खुलेगा इसका, एनीवे पहली वाइफ का मतलब हैरियट वेस्टब्रुक जो थी वो इनकी शादी हो जाती है 1816 में, और जिस समय वो प्रेग्नेंट होती है तो उसी समय इनका गार्डविन के घर आना जाना होता है। ठीक, पॉलिटिकल वो जुड़ाव की वजह से भी, चूंकि इसके पिता भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे और गार्डविन का भी पॉलिटिकल अप्रोच अच्छा था, पोलिटिक जीनियस उनके अंदर भी था, शेली के अंदर भी था, तो फैमिली के उसमें संपर्क में आने से उनके घर आना जाना होता था। उस समय उसकी बेटी जो थी मेरी गार्डविन, जो आगे चल के मेरी शेली में कन्वर्ट होती है, शादी हो जाता है। और फ्रैंकेस्टीन एक वर्क है शेली का, किस शेली का? मेरी शेली का। मेरी शेली का एक वर्क फ्रैंकेस्टीन है, आगे अभी आएगा उस पर। खैर, तो 1816 में हैरियट वेस्टब्रुक से शादी होती है। व्हेन शी प्रेग्नेंट, पीबी शेली टर्न्स टुवर्ड मेरी शेली, मेरी गार्डविन। अब ये अपने फादर के घर चली जाती है, हैरियट वेस्टब्रुक अपने पिता के घर चली जाती है। एंड शी वेटेड 3 years that her husband return again back to her, but when she realized that she would never come back to her, then she commits suicide। कहते हैं वो आत्महत्या कर ली और सरपेंटाइन पार्क में वो डूब के मरती है। उसकी बॉडी को बाद में निकाला जाता है और इसी बात का सदमा लगता है, इसी बात का उसे कष्ट होता है। हालांकि उस समय सदमा उदमा नहीं लगता है, 16 में वो मरती है और 1820 में यह दोबारा शादी कर लेते हैं मेरी गार्डविन से, मेरी शेली बन जाती है, वो बाद में फ्रैंकेस्टीन लिखती है। लेकिन 20 में शादी करते हैं और 22 में इनकी डेथ होती है। इसी 2 साल के भीतर ट्यूबरकुलोसिस पूरे शरीर का जो रक्त है वो खांस के बाहर निकाल देते हैं, शरीर हड्डी का ढांचा बच जाता है। लेकिन बीमारी के कारण ये नहीं मरते हैं, मरते हैं डूबने के कारण। लेकिन बीमारी ने इनको थका दिया था। उस एज में आने के बाद इनको ये पता चल चुका था कि जो बीमारी उसे है, ट्यूबरकुलोसिस एट दैट टाइम वाज जस्ट डेंजर, इस तरीके से खतरनाक था जैसे आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, HIV है, जो भी है। तो इनको ये पता था कि अब इन्हें मरना है और हैरियट वेस्टब्रुक के मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं। इसीलिए लेमेंट जैसे पोयम में ये रोते हैं, अपनी वेदना, अपना दर्द रोते हैं। ठीक है, 1817 में ये उससे शादी कर लेते हैं, सॉरी हैरियट वेस्टब्रुक सुसाइड कर लेती है। फिर मेरी गार्डविन से ये विवाह कर लेते हैं। उसको भी परिवार के प्रेशर से बाहर लेके पहले भागना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है उसे, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा।
दिल तोड़ना नहीं चाहता था पर तोड़ना पड़ा, सबकी पसंद और थी मेरी पसंद और, बस इतनी सी बात पे मुझे घर छोड़ना पड़ा। इस बेचारे को मेरी को लेके भगना पड़ता है। खैर, इसके बाद फिर वर्क शुरू होते हैं, ये बताना आवश्यक था। हैरियट वेस्टब्रुक और बाद में जो इनकी पत्नी बनती है वो बनती है मेरी शेली, और मेरी शेली को याद करिएगा फ्रैंकेस्टीन नाम से एक इसका वर्क आता है जो आप नोट करिएगा। ठीक, 1817 जो डेट है वो किस लिए आप याद करेंगे, सॉरी 1817 जो डेट है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, लोन एंड कितना। इसके बाद 1888 का जो इनके जीवन में मेजर वर्क आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा वर्क आता है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। याद रखिएगा, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। (1818) एक बात और, अभी इसके तुरंत बाद हम लोग जॉन कीट्स को भी रखेंगे अगले वीडियो में, जब भी उसको टाइम मिलेगा बनाऊंगा मैं। तो जॉन कीट्स का भी डेट इसी के आसपास चलेगा। तो दोनों वर्क को जैसे आप वो कंपैरिजन के साथ पढ़ेंगे तो डेट कभी नहीं भूलेगा और दोनों वर्क एक साथ याद हो जाएंगे। 1818 द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। इसके बाद जूलियन एंड मेडालो करके एक वर्क आता है, वो भी 1818 में है। 1817 ठीक, 1810 जस्टोजी, 1811 द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, 1813 क्वीन मॉब एक फेरी है, 1816 में एलास्टर द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, 1817 में लोनन कितना, 1816 हैरियट वेस्टब्रुक और मेरी शेली, 1817 में आता है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, 1817 नहीं, यही गड़बड़ है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आता है 18 में, वही मैं कह रहा था। ठीक, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये 12 कैंटोज में बटा था। पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम कब, 1818 में ही आता है जूलियन एंड मेडालो। ये कन्वर्सेशनल पोएम है। जूलियन एंड मेडालो 1828 में आता है। क्या है, कन्वर्सेशनल, दो लोगों के बीच में वार्तालाप होता है। एक क्वेश्चन और इसमें आता है, जो जूलियन है और जो मेडालो है ये रोमांटिक एज के दो क्रमशः पोएट हैं। जूलियन जो है वो स्वयं शेली है। कौन है, शेली। और मेडालो जो है वो कोई और नहीं है, बायरन है। बेटा एक क्वेश्चन इससे होता ही होता है। अच्छा, जब लॉर्ड बायरन की बात हो रही है, he was also a romantic poet, he was the contemporary of P.B. Shelley। एक वर्क इनका बहुत फेमस है जो पूछ सकता है, आपको याद करिएगा, डॉन जॉन। ओके, डॉन जॉन वाज सो फेमस दैट 14,000 कॉपीज हैव बीन सोल्ड एट द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जिस दिन ये पब्लिश हुआ उसी दिन इसकी 14,000 प्रतियां बिक गई थी। इसलिए याद करिएगा, लॉर्ड बायरन का जो सबसे फेमस वर्क है वो क्या है, जॉन डॉन। इसके बाद नीचे दिक्कत हो जाएगा, ऊपर से कुछ पोर्शन हमको मिटाना पड़ेगा, तब हम आगे के वर्क्स को इसको कवर कर पाएंगे। 1818 जूलियन एंड मेडालो के बाद जो इसके जीवन का महत्वपूर्ण डेट आएगा वो है 1819। लेकिन 1819 के ही सीरीज में आपको देखना पड़ेगा कि 1818 में ही है, 1818 और 1819 ये 2 साल मिलके इसको लिखते हैं और पब्लिश होता है 1820 में। कौन सा वर्क, सबसे फेमस वर्क, प्रोमेथस अनबाउंड। ध्यान से देखिएगा, इस पे थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। प्रोमेथस अनबाउंड, जो प्रोमेथस है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से, जो ईसाई परंपरा है, जो क्रिश्चियनिटी है, जिस तरीके से डेवलप हुई है, इन लोगों का मानना है कि प्रोमेथस जो था वह सृष्टि का निर्माता था, एक ऐसा देवता था जिसने मनुष्य बनाया। इसका एक और भाई होता है जिसको भगवान ने, जिसने ये कर दिया था कि आप बाकी जानवरों को, बाकी सृष्टि को आप बनाइए, लेकिन मनुष्यों को बनाने का काम जो था वो प्रोमेथस को मिला था। अब जैसे पूरी सृष्टि बन के तैयार हुई तो
ईश्वर ने देखा, गॉड ने देखा, द ऑलमाइटी पावरफुल गॉड ने देखा कि यार ये मनुष्य तो बन के तैयार हो गए, लेकिन ये ऐसा अनोखा रचना है इस दुनिया का जो समाप्त कर देने लायक है, जो हत्या करता है, जो लूटपाट करता है, जो बहुत सारे सामाजिक सोशल वॉइसेस के द्वारा घिरा हुआ है। ये क्रिएचर इस धरती के लिए ठीक नहीं है, ये तो खुद ही इसका नाश कर देगा। तो एक दिन स्वर्ग में इसकी प्लानिंग बनती है कि किस तरीके से पूरी मानवता को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ह्यूमैनिटी को। तो उसके लिए बर्फीली तूफान गॉड क्रिएट करता है और उसको मारने का प्रयास करता है। लेकिन चूंकि प्रोमेथेउस जो था वो अपने हाथ से अपने इस मिट्टी के खिलौनों को बनाया था, तो अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए इसने थोड़ी सी एक गलती की और भगवान के इच्छा के खिलाफ स्वर्ग से उसने आग चुराया और आग चुरा के उसने मनुष्यों को दे दिया। मनुष्यों ने क्या किया, एक गुफा में आग जलाई और उस बर्फीली तूफान से अपने आप को बचाने में सफल रहे। भगवान गॉड जीसस नहीं, ज्यूस कहते हैं उसे, वो इस बात से इतना गुस्सा जाते हैं कि प्रोमेथेउस को एक बहुत बड़े पहाड़ के ऊपर बांध देते हैं और उस जंजीर के ऊपर एक बहुत बड़ा गिद्ध रख देते हैं, वल्चर, जो इसके पूरे शरीर को चीरता है और इसका हार्ट खा लेता है। और फिर रात होती है तो वो गिद्ध उड़ के चला जाता है। रात भर में उसकी बॉडी पुनः रिकवर हो जाती है, क्योंकि वो गॉड था। भगवान ने उसे सजा भी इसी रूप में दी थी। अगले दिन फिर वो गिद्ध आता है, फिर उसके बॉडी को नोचता है, फिर उसका कलेजा निकाल के खाता है, और ये क्रम चलता रहता है पता नहीं कितने दिनों तक। लोगों का तो मानना है, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से लोग मानते हैं कि आज भी प्रोमेथेउस कहीं ना कहीं बंधा हुआ है और गॉड उस गिद्ध को लेके, ये उसकी यातना थी, उसकी सजा थी। प्रोमेथेउस क्या अनबाउंड करके एक रचना इन्होंने लिख दिया इसी से इंस्पायर होकर। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज आप यहां पे जरा सा देखिएगा, ये थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। सबसे जो पहली रचना है, अभी इसको थोड़ा सा भूल जाइएगा, इसे मैं मिटा देता हूं, फिर मैं लिखूंगा इसको। जो सबसे पहली रचना है प्रोमेथेउस बाउंड है। ओके, प्रोमेथेउस को बांधते हैं। कौन बांधता है? भगवान जंजीर के सहारे बांध देते हैं। और इसे लिखा कौन है? एसिलीज। ओके, ये एंशिएंट ग्रीस का जो सबसे प्राचीन राइटर है एसिलीज, ये लिखता है प्रोमेथेउस बाउंड। पूछेगा इसके बाद ये बांधता है, और अब आते हैं शेली साहब, जो इसको क्या करते हैं? अनबाउंड कर देते हैं, खुलवा देते हैं अपने जाल से। ठीक है, यह रचना कब की है? 1820। इसके बाद अनबाउंड के बाद जब शेली साहब इसे खोलते हैं तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का नाम आपने सुना होगा, जो वाइफ है किसकी? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ये एक वर्क लिखती हैं, पुनः बाउंड करती हैं। आएगा सवाल इसमें से कोई ना कोई जरूर आएगा। प्रोमेथेउस बाउंड इनकी एक रचना आती है 1833 में, याद करिएगा। इसी 1833 में पॉलाइन नाम की एक रचना रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी आती है। अब एक और राइटर यहां याद कर लीजिए, इसके बाद इसे मिटा देंगे हम। बीएस मारडेकर। ये लिखते हैं प्रोमेथेउस। ठीक, अब देखिएगा, प्रोमेथेउस बाउंड शेली का है, प्रोमेथेउस अनबाउंड रॉबर्ट ब्राउनिंग की पत्नी जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है, उन्होंने लिख दिया प्रोमेथेउस बाउंड, दोबारा लिखा। और ये लिखते हैं रीबाउंड, दोबारा बंधना। प्रोमेथेउस रीबाउंड करके एक रचना इनकी आती है। फिर से देख लीजिएगा प्रोमेथेउस, ध्यान से, प्रोमेथेउस बाउंड, प्रोमेथेउस बाउंड, दो रचना है, जो एक एलिज का है, दूसरा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है, तीसरा अनबाउंड जो है वो पीबी शेली का है, और सबसे अंतिम जो रचना है डीएस मारडेकर साहब का, वो है प्रोमेथेउस रीबाउंड। इसे, इस चारों वर्क को आप नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेट भी कभी कभी याद, दो ही का डेट मिलता है, इन दोनों का डेट हमको भी नहीं पता है, या होगा आप सर्च कर दीजिएगा। लेकिन
प्रोमेथेउस से रिलेटेड ये 4 वर्क मेजर हैं अंग्रेजी साहित्य में, इसलिए इनको एक जगह पे मैंने दे दिया है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले या नोट्स बना ही रहे होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रचना थी इसके बारे में भी हम लोग चल रहे थे तब तक ये सीरीज मिल गया। एनीवे 1818-19 में लिखते हैं, पब्लिश होती है 20 में। रचना था इनका प्रोमेथेउस अनबाउंड, बिल्कुल ठीक। अब देखिएगा प्रोमेथेउस अनबाउंड में क्या करते हैं, ये अपने आप में एक ऐसी रचना है जो लिरिकल ड्रामा है और कितने एक्ट में बटा हुआ है, 5 एक्ट में लिरिकल ड्रामा के रूप में है। 1818-19 में लिखते हैं, 1820 में इसे पब्लिश कराते हैं। लिरिकल ड्रामा है कितने में, 5 एक्ट में। इसके बाद जो इनका अगला वर्क है वो है मास्क ऑफ एनार्की। मास्क ऑफ एनार्की जो है वो ये भी 1819 में लिखते हैं, लेकिन इसका जो पब्लिकेशन डेट है वो है 32, ठीक। 1819 की ये रचना है, पब्लिश कराते हैं मास्क ऑफ एनार्की के नाम से, बिल्कुल। 1820 में एक और रचना लिखते हैं, जबकि 24 में इसे पब्लिश कराते हैं, द विच ऑफ एटलस। द विच ऑफ एटलस, ठीक। एक विच की कहानी है, वो एक एटलस के ऊपर रहती है, उसी से रिलेटेड ये वर्क है। और यही वो वर्क है जिसे वो डेडिकेट करते हैं, किसे, मेरी शैली को। मेरी गाडविन नाम होता है उस समय उसका, 20 में रचना है तो 20 में उनकी शादी हो गई थी। मेरी गाडविन को ये पोएम जो है वो डेडिकेट कर देते हैं। इसके बाद 20 के बाद इनका जो मेजर एक और वर्क आता है वो है एडोनिस। क्या आता है, एडोनिस कोई और नहीं है, कीट्स। कीट्स की डेथ देखिएगा 1821 में हुई थी, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो जान लीजिए। 1821 में एडोनिस नाम की एक रचना पीबी शेली की है, उसी समय इस बेचारे की डेथ हो जाती है। किसकी, जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स पीबी शेली के कंटेम्पररी राइटर थे, पोएट थे। तो एडोनिस नाम की जो रचना आती है, यह लिखते हैं स्पेंसरियन स्टैंजा, जो 9 लाइन का होता है, 9 लाइन्स ऑफ पोएम होता है। स्पेंसरियन स्टैंजा में इस वर्क को ये कंपोज करते हैं। एडोनिस को कब करते हैं, 1821 में। और एक ही साल के बाद 1822 में इस बेचारे की भी डेथ हो जाती है। और 1795, याद करने का तरीका आप देख लें, 1795, 1795, 1821 ये है जॉन कीट्स का, और 1792, 1822 यह डेट है पीबी शेली का। तो दोनों को मैच करके चलिएगा, देखिएगा एक साल, सॉरी यहाँ 21 में ये मरे हैं, 22 में ये मरे हैं, और यहाँ 3 साल का दोनों के बीच में अंतर है छोटा सा। 1821 एडोनिस स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखते हैं। 1821 में एक वर्क इनका आता है, लेकिन 1840 में इसे ये पब्लिश कराते हैं, और एक क्रिटिकल प्रोज वर्क के रूप में आता है। अब आप जान चुके होंगे, द डिफेंस ऑफ पोएट्री। एक डिफेंस ऑफ पोएजी है, वो है सर फिलिप सिडनी का, लेकिन द डिफेंस ऑफ पोएट्री इज अ प्रोज वर्क विच हैज बीन कंपोज्ड इन 1821 बट इट वाज पब्लिश्ड इन 1840, 1840 में। इसके बाद द ट्रम्प ऑफ लाइफ एक आता है इनका मेजर वर्क, द ट्रम्प ऑफ लाइफ। एक ट्रेजेडी है इनका, द सेंसी के नाम से ट्रेजेडी है, सेंसी। और एक आध और इनके पोयम है, जैसे बहुत सारे इन्होंने लिरिक लिखा है। ओड टू द वेस्ट विंड है, 1819 में आता है ओड टू द वेस्ट विंड। इसके बाद एक ओड टू स्काईलार्क, क्लाउड, कुछ ऐसे फेमस वर्क इनके और शेष बच जाते हैं। लेकिन इसमें जो मेजर महत्वपूर्ण जो वर्क्स हैं वो सब कुछ कवर हो चुका है। इसके अलावा अब जो इनके कुछ फेमस लाइंस हैं जो शैली को इमोर्टल बनाते हैं अंग्रेजी साहित्य में, ये शानदार शानदार वर्क्स हैं। इसके कुछ लाइंस हैं जो पूछते हैं, जो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं, जो मुझे याद है, उसको मैं 2-4 को केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे जब वो मरा है
शैली इटालियन कोस्ट से जब अपनी शिप एरियल नाम की शिप लेके आ रहा है तो पानी में डूबने के कारण उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ऐसा ही डेथ हैरियट वेस्टब्रुक का हुआ था, लेकिन जानबूझ के वो सुसाइड की थी। और स्टैंजा रिटन डिजेक्शन ने नेपल्स नाम का एक लिरिक है शैली का, जिसको मौत से पहले वो लिखते हैं और जैसी मौत का वो कल्पना किए थे, आई कुड लाई डाउन लाइक अ टाइड चाइल्ड एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ केयर। ये लाइन पूछता है, रेत पे बैठा हुआ है नेपल्स नामक द्वीप पे और समुद्र के कहता है कि आई वुड लाइक टू हियर द लास्ट मोनोटोनी ओवर माई डाइंग ब्रेन। बैठा है रेत पे और मौत को फील कर रहा है कि ये समुद्र का पानी मुझे किस तरीके से अपने आगोश में ले रहा है। जैसी मौत की कल्पना उस पोयम में उसने किया था, वैसा ही मौत इसे रियल में मिला भी था। वो फेमस लाइन है जो पूछता है, आई वुड लाई लाइक अ टायर्ड चाइल्ड एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ केयर। ये पूछ लेगा कि किस पोयम का है, याद करिएगा, स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन है, इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये पोयम की, इसी पोयम में एक और फेमस लाइन है जो इससे भी बेहतरीन है। इसमें तो मौत की कल्पना करके इस तरीके से रोते हैं। वहां लिखता है, एलास आई हैव नार होप नार हेल्थ नार पीस विद इन काम अराउंड। और लाइन लिखता है कि अदर्स आई सी स्माइलिंग दे लिव। दूसरों को जब मैं देखता हूं तो वो जीवन को मुस्कुरा के जी रहे हैं। एंड कॉल लाइफ प्लेजर। दूसरों को देखता हूं तो मुस्कुरा के जी रहे हैं, जीवन को क्या कह रहे हैं, प्लेजर, खुशी से भरा हुआ है। द कप हैज बीन डेल्ट इन अनदर मीजर। लेकिन जो जीवन रूपी कप हैज बीन ड्वेल्ट टू मी, जो मुझे दिया गया है, इसका पैमाना, इसका मीजर अलग है, इसका मेजरमेंट अलग है। दूसरे लोगों के जीवन में प्लेजर भरा हुआ है, लेकिन मेरे जीवन में केवल और केवल दुख भरा हुआ है। स्माइलिंग दे लीव एंड कॉल लाइफ प्लेजर। द कप विच हैज बीन गिवन टू मी इज अनदर मीजर। शराबी पिक्चर में कहते हैं ना अमिताभ जी कि अब तो इतनी भी मैसर नहीं होती मैं खाने में, जितनी मैं छोड़ दिया करता था पैमाने में। वही कह रहा है कि जीवन दूसरों का कैसा है, खुशियों से भरा हुआ है, लेकिन मेरा जीवन कैसा है, दुख से भरा हुआ है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए विलाप करता है कि जो गलती शैली ने की है वो आने वाली मानवता ऐसी गलती ना करे। इसके बाद स्टैंजा, ये भी नोट करिएगा, स्टैंजा रिटन डिजेक्शन ने नेपल्स की ही ये लाइन है। और कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अलास, ये बहुत फेमस है, अलास आई हैव नार हेल्थ। इतना ही आप पकड़ लेंगे तो इतने से भी, अलास आई हैव नार हेल्थ नार होप नार पीस विद इन काम अराउंड, ऐसे करके एक लाइन है। पढ़िएगा, इस पोयम को पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछता है। अगला पोयम है ओ वर्ल्ड, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। किसमें का है? पोयम का नाम है लेमेंट, लेकिन याद रखिएगा दिस वाज द एक्चुअल टाइटल ऑफ दिस पोयम। इसी पोयम में वो हैरियट वेस्टब्रुक के डेथ को अपने आप को जिम्मेदार मानता है और अपने ट्यूबरकुलोसिस वाली बीमारी से तंग आकर देखता है कि अब जीवन ज्यादा बचा नहीं हुआ है। कहता है कि मैं जिस जगह पे हूं ये मेरे जीवन का लास्ट स्टेप है, अब इसके बाद मैं जीवन लीला मेरी समाप्त होने वाली है। ठीक। अगला है एक इसका बेस्ट पोयम है, मुझे बहुत पसंद है, आई फॉल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। मैं जीवन के कांटों की सेज पे गिर चुका हूं, पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा है। कहां की लाइन है? ओड टू द वेस्ट विंड।
और अगर बात ओड टू द वेस्ट विंड की हो रही है तो एक लाइन और जिसमें पॉजिटिव मैसेज दिया है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, ये भी ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है। अगला वी लुक, बहुत फेमस है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन मतलब तरसना, एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। ओड टू द स्काईलार्क का ये लाइन है, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। और एक लाइन इसमें बेहतरीन है, नोट कर लीजिएगा, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। ये दो लाइन लिखने का जगह नहीं है, आप याद कर लेंगे, लिख सकते हैं, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। देखिएगा, हमारे सबसे जीवन के बेहतरीन गीत कौन होते हैं? जो हम सबसे ज्यादा दुख में अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। एक पिक्चर आई थी तेरे नाम, सलमान खान जंजीरों से बंधे हुए हैं और गाना गा रहे हैं कि नैनों से बहते अश्कों के धारों में हमने तुमको देखा चांद सितारों में। वो रो रहा है, वो अपने दर्द, दिल की वेदना को व्यक्त कर रहा है और हम लोग उस गीत को सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाया करते हैं। यही जीवन की फिलॉसफी है, इसी बात को उसने ओड टू द स्काईलार्क में लिखा भी है। ठीक है, इसके बाद एक जगह और एक बड़ी फेमस लाइन आती है एडोनिस से, जहां वो कहता है कि पीस पीस, चुप चुप, ही इज नॉट डेड। पीस पीस, वो जब किड्स मरा पड़ा हुआ है उस समय की वो घटना है। एक लाइन यहां से भी आप इसको नोट करके कोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, बहुत फेमस है, पूछता है। इसके बाद में जो मेजर डेफिनेशंस हैं इनके पक्ष में जो लोग बोले हैं या इनके अगेंस्ट जो बोले हैं, जैसे मैथ्यू अर्नाल्ड साहब का एक कोट है कि सेली इज अ ब्यूटीफुल अनइफेक्चुअल एंजल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा पक्षी है, बर्ड्स है, जो अनइफेक्चुअल है। अर्नाल्ड की लाइन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेली बड़ा हो जा रहा है वीडियो में, केवल बोल दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। सेली इज एन अनइफेक्चुअल एंजल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, एक इनका फेमस कोट है लॉन्ग के द्वारा कि वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड सेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। याद करिएगा, वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड सेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को तो प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन सेली अपने आप को खो देते हैं वहां पे। ठीक है, पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। नोट करिएगा, सेली के खुद के कहा हुआ ये कोट है कि पोएट्री इज एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। जो आप कल्पना करते हैं उसी का अभिव्यक्त कर देना काव्य है। ठीक, एक और इसका महत्वपूर्ण वो है कोट है कि पोएट इज लाइक अ नाइटिंगेल सिटिंग इन अ डार्कनेस। कवि एक बुलबुल के समान होता है जो अंधेरे में बैठा तो है और बैठ के क्या करता है, सिंग्स टू चीयर। किस लिए गाता है? सिंग्स टू चीयर हिज सॉलिट्यूड, अपने एकांकीपन को व्यक्त करता है विथ स्वीट साउंड्स। किससे? अपनी मधुर आवाज से। ये फिर से देख लीजिएगा, पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन अ डार्कनेस टू चीर हिज हिज सॉलिट्यूड। वो लाइन थोड़ी सी मुझे भूल रही है। पोएट इज अ नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस एंड सिंग्स टू चीर हिज सॉलिट्यूड विथ स्वीट साउंड। मेरी सारी मुझे भूल रहा था उस समय कि कभी, अरे वो एक गाना है ना कि दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है गा लेते हैं। इसी बात को वो इंग्लिश में लिख रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।